So where we have been so we have been talking about work done. So work done का basic formula. Then there are three cases in work done. Work done can be zero, can be negative and can be positive. जीरो होने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है. पॉजिटिव होने के लिए 90 से छोटा होना चाहिए एंगल. और जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है ना, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. नेगेटिव वर्क डन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करता है. नेगेटिव वर्क डन के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि शुरू में बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए. देन आई टॉक्ड अबाउट वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस. एज एन एग्जांपल, तो वर्क डन बाय एमजी, जब ए से बी पे जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तो नेगेटिव वर्क डन होता है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होता है. सो जब बी से वापस ए पे आएंगे तो वर्क डन हो जाएगा प्लस एम जी एच. ठीक है, अभी आप इसे पोटेंशियल एनर्जी के जैसा नहीं सोचना. पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है एंड वी विल कनेक्ट बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू सी इट एज अ वर्क डन ओनली. राइट नाउ, टोटल वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ए से चल के बी पे और वापस ए पे जब आएगा तो टोटल वर्क डन जीरो आया था. सो वी से दैट एम जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. अभी कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन तो नहीं दिया है, बट इतना बात समझ में आ चुका है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा जो साइक्लिक पाथ में वर्क डन जीरो दे. ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ए से बी पे जाते समय नेगेटिव वर्क डन होता है और बी से ए पे आते समय भी नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है. ठीक है, इसके वजह से. सो क्योंकि वर्क डन नेगेटिव नॉन जीरो आ रहा है, टोटल वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वी कॉल सच फोर्स एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो जिसमें कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाए. और थंब रूल ये बना लेना है कि फ्रिक्शन जैसा जो भी फोर्सेज होगा जिसके वजह से हीट लॉस वगैरह होता है, ठीक है, उसे हम जीरो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जैसा ट्रीट करेंगे. ठीक है, देन क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा? फ्रिक्शन के वजह से जो वर्क डन होता है क्या वो हमेशा नेगेटिव होता है? आंसर इज नो. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो. जीरो भी हो सकता है. ठीक है, स्टैटिक अगर रहेगा तो स्टैटिक के केस में वर्क डन जीरो हो जाता है. ठीक है, सो एग्जाम्पल दिया था कि किस केस में निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन होगा. Now after this we were talking on the block moving on a मतलब फोर्स जिधर है उधर ये नहीं मूव कर रहा है. तो बाय डेफिनेशन हमें ये देखना है कि जब ए से बी पे नीचे स्लाइड कर रहा था, ए से बी पे स्लाइड कर रहा था, तो उस समय एम जी किधर लग रहा था. तो हर इंस्टेंट पे एम जी जो है वो नीचे लग रहा है. तो एम जी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? सो एम जी के डायरेक्शन में एच डिस्प्लेसमेंट है. सो सीधा सीधा वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी विल बी गिवन एज एम जी एच. ठीक है, नॉट ओनली ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन बट ऑन एनी कर्व प्लेन ऑल्सो. सो एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बस देखना है तुम्हें. ठीक है, तो फिगर 1 हो, फिगर 2 हो या फिगर 3 हो, सब में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा वो एम जी एच ही आएगा. ठीक है ना, इसलिए W1, W2, W3 सब आपस में इक्वल है. नेक्स्ट वाज वेरिएबल फोर्स. अगर टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा होगा तो फिर उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन. ठीक है,
और जो भी वेरिएबल फोर्स होगा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे उसे. सो वन एग्जाम्पल गिवन वॉज लाइक दिस कि F इक्वल्स टू 2+x अगर लग रहा है और ब्लॉक 1 से 2 मीटर जा रहा है, देन व्हाट इज द वर्क डन. ठीक है. तो यहाँ तक डिस्कशन हो रखा है. तो अभी हम लोग वर्क करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग के ऊपर. ठीक है. So our next point of discussion is work done by spring. So we know that work done by force applied by spring is minus kx, and here is the situation. So this is x equals to 0, मतलब अभी स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एंड कॉल दिस पॉइंट एज O. ठीक है. One external agent like you is required to shift the block from this position to somewhere else. तो मान लो कि ब्लॉक को ना पुल करके हम A पे ले आए. ठीक है. और ये डिस्प्लेसमेंट है x0. तो जब हम पुल कर रहे थे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? राइट और लेफ्ट ऑन द ब्लॉक? when we are moving it from A to O to A, The left. the direction of friction is on the left side and that is kx. तो किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक को पकड़ो, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना, सो वी नीड टू इंटीग्रेट इट. सो किसी इंस्टेंट पे जब ये ब्लॉक x पे था, इस समय इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, एंड दैट इज kx. इस समय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करेंगे हम, देन द वर्क डन इज गिवन एज f इंटू dx इंटीग्रेशन. राइट. यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि हम ब्लॉक को O से A के तरफ लेके जा रहे हैं. जब हम A से वापस O के तरफ लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए अभी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द राइट साइड एंड फोर्स इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो नेगेटिव साइन आएगा क्या बताइए? Force and spring displacement, displacements are opposite to each other, so negative sign will come. Integration will go from x equals to 0 to x0. Put the value, तो minus k x into dx integration from 0 to x0 है ना. f के जगह kx रखा है मैंने. बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x2 by 2. x square upon 2. So it will be going like this. So when you put the upper limit and lower limit, it will come half kx square with minus sign. So work done by spring equals to minus of half kx x naught square. This is the work done by the spring. ठीक है. यहीं पे एक्सटर्नल एजेंट भी लगा हुआ था, और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स किधर है? तो वो बाहर की ओर है. बाहर की ओर का मतलब ये हुआ जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? तो आपका आंसर आएगा इट विल बी प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2. देखो जितना स्प्रिंग वर्क कर रहा है उतना ही एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, और दोनों का वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने ये माना है कि ए पे ब्लॉक क्या कर रहा है, रेस्ट में है या मोशन में? बताओ. मैंने बोला कि ओ से ए पे ले जाना है, तो ए पे ब्लॉक ऑब्वियसली रेस्ट में है. सो देयर इज नो एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ब्लॉक एट ए, और ओ पे भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो क्या मैंने ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हुए देखा है? आंसर इज नो. No, sir. I repeat again, I am saying block was at rest at O and I pulled it to A, but A पे भी ये रेस्ट में ही है. सो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है दोनों पोजीशन में. सो देर इज नो नेट एक्सटर्नल, देर इज नो नेट फोर्स ऑन द वर्क डन ऑन द बॉडी. ठीक है. अगर पॉजिटिव वर्क डन आता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, नेगेटिव वर्क डन आता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है. अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, सो नेट वर्क डन हैज़ टू बी जीरो. तो वहाँ से अगर देखोगे तो जितना स्प्रिंग वर्क कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में. ये पॉइंट और क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो ये है हमारा मेन. तुम्हें ये देखना था व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग. सो द फॉर्मूला इज हाफ के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन आएगा. ठीक है. अब रिवर्स कर रहे हैं हम. My point is, when the block is taken from A to O, A to O, ठीक है. यहाँ डिस्कशन चल रहा था O से A पे, अब हम बात कर रहे हैं A से O के तरफ. ठीक है. सो आपको धीरे धीरे छोड़ना है. सो क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? देखो, ए से ओ पे ऐसे ले जाना है कि ओ पे इसमें कोई स्पीड ना हो. सो विल द एक्सटर्नल फोर्स विल बी देयर इन दिस प्रोसेस और नॉट? Yes, sir. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड में लगा रहेगा. ठीक है. देखो क्या होता है, व्हेन यू हैव टू पुट अ वेरी हेवी ब्लॉक very slowly or gently on the floor, you need to apply a force on that bag or block upward. है ना. कभी कभी एक ब्लॉक को बहुत धीरे से रखना हो फ्लोर पे, तो आप उसे, आप खुद सोच करके देखो, आपको रखना है तो आप उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे होगे और धीरे धीरे करके उसे नीचे रख रहे होगे. तो आपका जो अप्लाइड फोर्स है ना वो ऊपर की ओर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है. सो सेम इज गोइंग हेयर ऑल्सो. ए से ओ पे जाते समय ना स्प्रिंग का वर्क डन लेफ्ट में है, स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट में है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में हो रहा है ना. एंड देयरफॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. किसी को डाउट है तो बता दो यहाँ पे, या समझ में आया बात? स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव होगा एंड मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्वांटिटी वही रहेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो इज दैट क्लियर व्हाई इट इज पॉजिटिव वर्क डन बाय द स्प्रिंग? बिकॉज द फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बोथ आर सेम. Same direction. यस. एक्सटर्नल एजेंट का डायरेक्शन उल्टा है डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक मोशन और मूवमेंट, तो ही हम प्रॉपर साइन बता पाएंगे. ठीक है. सेम इज ऑल्सो ट्रू ऑन द अदर साइड ऑफ द स्प्रिंग, मतलब लेफ्ट साइड अगर ब्लॉक को लेके आएंगे तो भी ऐसा ही होगा. तो क्योंकि सेम होगा इसलिए उसे डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं. राइट. So this is the work done by the spring, work done by gravity हो गया, work done by friction हो गया. Okay. Yes. Yes, saying something. बोलो. Solve this question. The question says a force acting on a
particle varies with the position x as shown in the figure. ठीक है, what is the work done by this force in displacing from x equals to 2 minus 2 to 0 and 0 to 2. देखो क्या हो रहा है. एक्चुअली एक ब्लॉक है जो एक्स एक्सिस पे चलेगा. कहाँ से कहाँ तक चलेगा? x इक्वल्स टू -2 से 0 पे आएगा और फिर आगे चलते चला जाएगा 2 पे. लेकिन इस दौरान जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नेचर का नहीं है. फोर्स जो है वो वेरिंग नेचर का है. ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट ओरिजिन फ्रॉम दिस फिगर? 0. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट 2 मीटर? 2 मीटर पे जब ब्लॉक होगा तो इस समय फोर्स कितना लग रहा है? ग्राफ देख करके बताना है. सो इज इट 10 न्यूटन? x इक्वल्स टू 2 के लिए कितना फोर्स है? 10 न्यूटन ना, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो देखो ये ग्राफ डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बता रहा है. x इक्वल्स टू -2 को देखो सभी लोग. हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग? 10 न्यूटन ऑन नेगेटिव डायरेक्शन. देखो माइनस का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, सो देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उल्टे डायरेक्शन में 10 न्यूटन का. दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द ग्राफ. -10 मीन्स 10 न्यूटन ऑन नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव मतलब लेफ्ट डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो आप देखोगे कि -2 से लेके 0 तक फोर्स जो है वो निगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड में लग रहा है और ब्लॉक राइट साइड को जा रहा है. लेकिन 0 से लेके 2 मीटर के बीच में ना फोर्स पॉजिटिव होगा और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ब्लॉक चल रहा है. ऐसा है. ठीक है, एनीवे अगर हम ये नहीं भी अभी सोचते ना कि क्या हो रहा है, तो हमें कैसे वर्क करना है? क्या इंटीग्रेशन यूज करना है? बताओ मुझे. क्या ये बात क्लियर है कि फोर्स इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे? करना है ना, क्योंकि वेरिंग नेचर का फोर्स है. अब मुझे फोर्स जानना है, तो सब लोग सुनो बात को. ग्राफ से हमें क्या मिलता है? इक्वेशन मिलता है, और इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है. तो यहाँ ग्राफ दे रखा है, तुम्हें फोर्स इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो फोर्स का वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन है. क्या ये y इक्वल्स टू mx का फॉर्मेट है? c इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, है ना. ओरिजिन से जब पास करता है स्ट्रेट लाइन तो c 0 हो जाता है. तो c 0. अब आ जाओ, y एक्सिस पे कौन है? तो फोर्स है. x एक्सिस पे कौन है? एक c है. m बताओ फिगर देख करके. व्हाट इज द स्लोप इन दिस फिगर? 5. यस, इट इज 5. ठीक है ना. देखो स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर 10 है और बेस है 2 यूनिट, सो इट इज 5. सो फोर्स एक्टिंग इज 5x. आ गया. इसे उठा करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. डेल्टा W इक्वल्स टू -2 से 0 5x इंटू डी एक्स. देखो यहाँ पे ना खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा, मतलब वर्क डन निगेटिव आएगा. इसके लिए चेक करते हैं. 5 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा. x का इंटीग्रेशन होता है x² और लिमिट पुट करेंगे -2 से लेके 0 तक. सो इट इज 0² माइनस ऑफ -2² So this is coming -10 जूल. सॉल्व करने पे -10 जूल ये आ रहा है, एंड दिस इज योर आंसर. सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इतना मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए. ठीक है ना. ये बहुत ही सिंपल वाला फॉर्म है. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें आना चाहिए लिखना,
और सिंपल इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। चलो बी पार्ट, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूले में चलना है, सब कुछ ये इक्वेशन दे देगा। इट इज फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 5x इंटू डी एक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये +10 जूल आ जाएगा। Yes, sir. So everyone go through this. So this was another example of time varying force, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर उसको एरिया अंडर द कर्व से नहीं निकाल सकते सर? फिर से। एरिया अंडर द कर्व से। हाँ वही एरिया पे ही अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, वो समझाया नहीं है ना, वो अभी डिस्कस किया नहीं है। सो नाउ वी आर टेकिंग दैट पॉइंट वाले। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ये जो वर्क डन है ना, it is also given as area under force versus displacement। क्यों? क्योंकि हर इंटीग्रेशन, ये बात डिस्कस किया मैंने बिल्कुल शुरू में, कि इंटीग्रेशन कोई भी करो वो हमेशा एक एरिया देता है, ठीक है। सो डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स है और ये पोजीशन है, एंड सपोज करो दिस इज अ जनरल वेरिंग फोर्स, और एक ब्लॉक जो है ना वो ए से चल के बी पे पहुंचता है। तो ए पे कितना फोर्स लग रहा है ये बात समझना है ना तुम्हें, तो आप ग्राफ पे चले जाओगे। तो ए पे ये फोर्स लग रहा है एफ ए, और क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी तुम्हें क्लियर है कि वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द फोर्स ऑन बी, सो यू विल सी द ग्राफ। बी पॉइंट पे ऐसे आप ग्राफ पे जाओ, एंड देन यू गो ऑन द फोर्स एक्सिस। सो दिस इज एफ बी विच इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही फोर्स है, यहां पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। ए टू बी, ब्लॉक का मूवमेंट ए टू बी हो रहा है, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डी एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट है एफ। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ब्लू शेडेड रीजन? एफ इंटू डी एक्स। फोर्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं मुझे जिसको हमें ऐड अप करना है, उसके पहले का भी और उसके बाद का भी, ठीक है। सो ऐड अप करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो एक्स से शुरू करेंगे और एक्स बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। दिस विल गिव मी एरिया, ठीक है, दिस विल गिव मी एरिया, एंड बाय डेफिनेशन f into dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b is also called work done, and therefore it is the area। अब देखो बात क्या चल रहा है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन ही करना है हमेशा, ठीक है। पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो कि कोई भी एफ और एक्स के बीच में अगर ग्राफ बनेगा तो उसका एरिया जो बनेगा दैट एरिया विल गिव अस अ वर्क डन। तो यहाँ पे वो वर्क डन कौन सा हो गया, वो कौन सा रीजन हो गया जो वर्क डन देगा ए से बी के लिए। तो ए से स्टार्ट करो बी तक। सो दिस ग्रीन शेडेड रीजन इज योर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अभी ए से बी है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर बी से ए पे ब्लॉक को जाना होगा तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। खुद से सोच करके देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट आ रहा है इस फिगर में। आप चल रहे हो बी से ए, बी से ए मतलब लेफ्ट साइड, और थ्रू आउट फोर्स किधर है, राइट साइड है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव if we are moving from B to A, right? तो एक ग्राफ लेते हैं और उसका फिर मीनिंग समझते हैं, इनफैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल, चलो इसको ही लेते हैं। So we are trying to understand the meaning first. जैसा मैंने बोला था कि ये स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा कि ब्लॉक कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ नहीं निकाल पाओगे, मतलब साइन नहीं निकाल पाओगे उसका, पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन है ये आप पता ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन गिवन हियर इज कि ब्लॉक को ना -4 से +4 पे ले जाना है, ठीक है। सो देखो ब्लॉक को -4 पे रख दो पहले और +4 पे लेके जाना है, मतलब मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है, ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। वर्क डन निकालना है तो पहले तो मैं समझूं कि किस रीजन में किधर फोर्स लग रहा है। तो मुझे बताओ -4 से लेके 2 के बीच में फोर्स का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट और राइट। इस रीजन में फोर्स का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है। फोर्स इज ऑन लेफ्ट, और 2 पे -2 पे फोर्स 0 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक में ये पूरे रीजन में फोर्स जो है वो राइट साइड में है। देखो यहां पे हाँ सर। ऊपर आ गया फोर्स, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्योंकि मुझे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पता है तो क्या मैं ये बोलूं कि -2 से लेके 4 के बीच में पॉजिटिव वर्क डन है और -4 से लेके -2 के बीच में निगेटिव वर्क डन है। टेल मी, -4 से -2 के बीच में वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव और निगेटिव? नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव वर्क डन, एंड -2 से लेके 4 के बीच में पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 इज ए ट्राइंगल, सो व्हाट इज द वर्क डन इन सेक्शन 1। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो वर्क डन इन सेक्शन 1 इक्वल्स टू एरिया 1। 10। तो एरिया जो दिख रहा है वो ट्राइंगल दिख रहा है, सो आप यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विथ प्रॉपर साइन, ठीक है। तो हमने पता कर लिया था कि ये माइनस है वर्क डन,
So this is minus half into बेस ले लो 2, है ना, डिफरेंस दैट इज 2 एंड 10. ठीक है, देखो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि ये -10 है, फिर -4 से -2 है तो कैसे लेंगे एंड ऑल. ठीक है, आप जनरल मेथड लगा सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 माइनस ऑफ -4 दिस विल गिव यू 2. ठीक है, और फोर्स -10, तो ये दोनों लेकर के भी आ जाएगा रिजल्ट. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप वर्क कर सकते हो. एक है देख करके समझना और दूसरा है मैथमेटिकली साइन लाना. मेरे हिसाब से देख करके समझना ज़्यादा बेटर होता है. ठीक है, कि क्या हो रहा है. सो ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट -10 जूल. राइट, नाउ गो टू वर्क डन इन पार्ट 2. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया 2, और एरिया 2 बाइसेप ट्रेपीजियम है. ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इंटू हाइट. तो यहां से देखो प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ऊपर वाला लेंथ कितना है 2 और नीचे वाला लेंथ कितना है 6. इज इट और नॉट? -2 से लेके 4 तक कितना लेंथ हो गया 6 यूनिट, और ऊपर वाला जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ कितना हो गया 2 यूनिट. सो टोटल आ रहा है 6 + 2 इंटू व्हाट इज द हाइट. हाइट इज 10. सॉल्व इट. सो यू आर गेटिंग 40. yes, you are getting 40 joule. Now total work done, -4 से 4 तक, this is area 1 plus area 2 with proper sign. So -10 plus 40 and this gives you 30 joule. ठीक है, अगर ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो बताओ 4 मीटर पे इसमें कुछ वेलोसिटी आ चुका है क्या? यस नो में बताना है. अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो माय क्वेश्चन इज देयर एनी काइनेटिक एनर्जी इन द ब्लॉक? तो आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि वर्क डन इसका पॉजिटिव आ रहा है. तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी था उससे बढ़ गया है काइनेटिक एनर्जी. अगर ये निगेटिव आता तो पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी था उससे कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. सो अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन वन पॉइंट एंड दैट इज डायरेक्शन मस्ट बी नोन. अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन उल्टा कर दें 4 से -4 तो सारा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा. ठीक है, so you solve this question. Yes, everyone try this question. सर ए का 4, Okay. सर 3240, Good. सर 7 किधर है? तो 7 यहाँ पे होगा. तो बेसिकली तुम्हें 4 से 6 ही कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि 7 के आगे फोर्स 0 हो जाएगा वापस. जैसे 2 से 3 के बीच में आंसर किया 0, वैसे ही 6 से 7 के बीच में कितना वर्क डन होगा 0. सो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 से 7, इट मीन्स यू हैव टू चेक
4 to 6 only, right? -2. So good enough. Everyone understood this point? क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम 0 to 3, तो 0 से 3 के लिए मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, एरिया ऑफ ए ट्रेपिजम। तो सीधा सीधा एरिया निकालोगे तो ए का हो जाएगा W1 इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो नीचे वाला लेंथ है 3 यूनिट और ऊपर वाला लेंथ है 1 यूनिट, है ना? तो 3 + 1 इंटू हाइट 2, सो इट इज कमिंग 4 जूल पॉजिटिव। बी 0, क्योंकि एरिया ही नहीं दिख रहा है, फोर्स ही नहीं लग रहा है। सी -2. ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस लेंथ 2 आ रहा है ना, विथ माइनस साइन, सो इट इज -1 ना। Yes, sir. सो सी का आंसर होगा -1 जूल, और डी का आंसर क्या होगा, तो सबको ऐड कर दो। 4 3. + 0 -1, 3. 3 जूल। ठीक है, solve this question. Yes, in this question only you have to see your calculation speed. So do your calculation fast and tell me what is the answer. Find the work done in displacing block from 1 to 5. So 1 to 5 मतलब ये वाला रीजन चाहिए तुम्हें। Sir, 15. 15 आ रहा है। हाँ. सो ऊपर वाला जितने ब्लॉक्स देख रहे हैं सबका एरिया निकाल करके प्रॉपर साइन लगा दो। So this is plus, this is plus, this is minus and this is plus. ठीक है ना? 1, 2, 3 and 4. So W1. So area of this block, जो कि एक rectangle है, so 10. it is 10 into 1, that is 10. W2 5 joule, W3 -5 joule and W4 triangle है, so half into 10 into 1, that is 5 joule. Add them all, W total, it's coming 15 joule and the answer is 15 joule. आसान है? हाँ सर. हेलो सर. Yes. सर ऊपर के क्वेश्चन में आपने सी कैसे निकाला? ऊपर वाले में सी। सो सी पार्ट देखो, सी पार्ट कौन सा है? 4 से लेके 7 तक, राइट? तो 4 Yes, से sir. लेके 7 तक में 4 से लेके 6 तक फोर्स था,
लेकिन 6 से 7 के बीच में फोर्स है क्या? नहीं। तो देयर इज नो वर्क डन बिटवीन 6 टू 7। तो अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 4 टू 7, तो बेसिकली तुम्हें 4 से 6 तक ही निकालना है। हाँ। और वो एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ। यस सर, समझे। एंड नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है। हाँ। सो दिस इज द ग्राफ मेथड जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। देर आर सम केसेस ऑफ नो वर्क डन, जैसे केस ऑफ नो वर्क डन। एंड कीवर्ड यह है कि इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force is not moving, then work done will be taken as 0। देखो तुमने फोर्स लगाया, लेकिन वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स है ना, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर वो मूव कर रहा है तो ब्लॉक को लेके नहीं मूव कर रहा है, ऐसा, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, वर्क डन अगर एक बॉडी करेगा ना, मतलब वर्क डन अगर एक बॉडी के ऊपर होगा ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। अगर वो बॉडी खुद ही वर्क करेगा तो उस बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। जब भी एक बॉडी वर्क करेगा तो इट इज डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। आप जानते हो एनर्जी को आप कहते हो एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। सो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग वर्क, इट मीन्स द बॉडीज इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। इस बात को ध्यान रखोगे। अब देखते हैं केस। केस नंबर 1। यस बेटा। क्या हुआ बताओ। अच्छा, सो वॉक विदाउट स्लीपिंग। सो व्हेन यू आर वॉकिंग और बिल्कुल आराम से चल रहे हो, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन यू। ये बात आपको समझ में आता है। इफ यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मीन्स फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन यू इज फॉरवर्ड, राइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक कब होता है और स्टैटिक कब होता है? काइनेटिक तब होता है जब स्लिपिंग होता है, स्टैटिक होता है तब जब स्लिपिंग नहीं होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो क्या हम स्लिप करते हैं? नहीं ना। क्या हमारा पैर मूव करता है फ्लोर के ऊपर? नहीं ना। जैसे मान लो कोई अगर इस तरह से आपको रस्से में बांध दे और उस रस्से को पकड़ के खींचे, तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन तुम्हारे ऊपर लगेगा? वो जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, घोड़े में बांध करके किसी को खींच के ले जाता है विलेन। सो बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा उस केस में, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द मैन? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और वो पीछे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये केस नहीं है। यहाँ पे सिंपल वॉकिंग का केस है और मेरे पैर जो है ना वो फ्लोर पे फिक्स रहता है, मूव नहीं कर रहा है। सो फ्रिक्शन जहाँ पे लग रहा है वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो बॉडी मूव कर रहा है? आंसर मी। फोर्स जहाँ पे लग रहा है क्या वो बॉडी मूव कर रहा है? मीन्स माई लेग इज मूविंग। आंसर इज नो। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ये समझने में, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जब तक आप खुद से अपने पैर को पुल नहीं करेंगे, पिक नहीं करेंगे, तब तक फ्लोर आपके पैर को मूव नहीं करा रहा है. अंडरस्टैंड दिस. And therefore, हाँ सर. work done by friction in this case is zero, since the point of application of force is not moving. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. जब आप लैडर्स पे चढ़ रहे होते हो, सर यस, सर वो पहले वाले केस में बॉडी चल ही नहीं रहा है, वो फिक्स है. कौन सा? व्हेन द मैन इज वॉकिंग. हाँ, फिक्स कैसे हो जाएगा? आपने ही बोला था ना पैर मूव नहीं कर रहा है. आप जब वॉक करते हो खुद से सोच करके देखो. व्हेन यू पुट, जो आपका एक पैर है आगे जो जिसे मूव किया है, क्या वो थोड़ी देर के लिए फ्लोर पे रहता है और बाकी ऊपर से बॉडी मूव कर रहा होता है? समझो. अच्छा चलो ऐसे बताता हूँ. देखो, इस बारी क्या है ना, आप एक मैट पे खड़े हो, ठीक है. ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठेगा. और इस बारी मैट को खींचा जा रहा है. मैट को हम किसी फोर्स से पुल कर रहे हैं. तो क्या ये मैन भी चलता हुआ दिखेगा तुम्हें मैट के चलने के वजह से? हाँ, ठीक है ना. सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दिस मैन? Yes, it is the friction force and it is static friction forward. लेकिन अब ये पॉइंट आ रहा है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्या वो बॉडी मूव कर रहा है इस फ्रिक्शन के वजह से? तो नहीं. आंसर है यस. तो देखो, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पूरा का पूरा फ्लोर मीन्स मैट, दिस मैट इज मूविंग इन इटसेल्फ. सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूविंग इन दिस केस. और इसलिए वर्क डन है क्या फ्रिक्शन के वजह से इस केस में? तो यस, देयर इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दिस केस. अच्छा, कैसे पता लगा ये चीज़ कि फ्रिक्शन का वर्क डन? मतलब कोई और तरीका भी है समझने का? तो बिल्कुल है. आप खुद सोचो. आप मान लो कि वॉक करके चल रहे हो, तो क्या आपका एनर्जी कम होता है? थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल थकावट महसूस करते हो ना? यस. ओके. और अगर आप मैट पे मतलब 1 किलोमीटर चल के गए और 1 किलोमीटर मैट पे बैठ करके गए, किस केस में आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे? दूसरे में. सेकेंड केस में ना. तो सेकेंड केस में इसका मतलब तुम्हारा एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे. सेकेंड केस में आपका एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग वर्क ऑन यू फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट. एंड हु इज डूइंग द वर्क फॉर यू? इट वॉज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? क्या फ्रिक्शन तुम्हारे ऊपर वर्क कर रहा है फर्स्ट केस में? तो नहीं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं वर्क कर रहा है. रादर आई एम डूइंग वर्क ऑन माई सेल्फ इन मूविंग फॉर 1 किलोमीटर. और इसलिए मेरा अंदर का एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है. ठीक है ना. जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जबकि आप किसी चीज़ के ऊपर बैठ गए हो तो आपका एनर्जी नहीं कंज्यूम हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ से साफ समझ में आए ये बात कि फ्रिक्शन का वर्क डन पहले केस में नहीं है, जबकि सेकेंड केस में फ्रिक्शन का ही वर्क डन है. यस सर. हेलो सर. यस, बोलो. सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात हो रहा है ना? हाँ, और वो बॉडी मूव करना चाहिए. मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स के वजह से मूव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए. यस सर तो इधर जो फर्स्ट केस में आपने बोला ना बॉडी फिक्स हो रहा है, हाँ. तो एंकल से टो तक का ही बात हो रहा है क्या उधर? मतलब एंकल टू टो भी नहीं, आप केवल पाम का बात करो. नीचे जो लेग पाम है ना, उसकी बात कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. सो दैट इज नॉट मूविंग. मतलब ऊपर का बॉडी मूव हो रहा है. हाँ, ऊपर का बॉडी वॉक कर रहे हो तो मूव कर रहे हो, लेकिन जो पीछे हाँ. वाला लेग है उसे कौन आगे बढ़ा रहा है? क्या फ्लोर आगे हम. बढ़ा दे रहा है? नहीं, हम. हाँ, आप पुल करके लेग को आगे से पीछे से आगे कर रहे हो ना. सो इट इज हाँ. योर एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड हियर इन डूइंग सच वर्क. फ्रिक्शन इज only to support you in walking, right? यस सर. So exactly that is what is. और वो जो प्रैक्टिस है
that is moving your foot forward, that is being not done in case 2, right? है ना? सेकेंड केस में आप अपने पैर को आगे पीछे नहीं मूव कर रहे हैं, राइट? इट मीन्स यू आर नॉट Yes, डूइंग sir. द वर्क, बट स्टिल यू आर गेटिंग सम वर्क ऑन यू. वेयर इज दिस वर्क कमिंग फ्रॉम? सो इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड दैट इज फ्रिक्शन, जो खींच ले गया है. एकदम इसी लाइन पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. स्टेयरिंग अप अ स्टेयर, climbing up a stair. So when you climb up on a stair, समझना बात को फिर से वैसे ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर आप चढ़ के जाते हो, चल के जाते हो, तो आपको पता है कि बी पॉइंट पे आप बिल्कुल हाँफने लगते हो, आपका एनर्जी निकल आता है ना? तो ए से बी पे जाते समय who has done work on you, stair or you yourself? तो आप ऐसे समझो कि जो फुट आप स्टेयर पे रख रहे थे, प्रेस कर रहे थे, तो क्या आपके फुट को स्टेयर मूव करा पा रहा है? यस नो? नहीं ना. जहाँ पे फुट रखा वो तो वहीं पे है. फिर आप अपने इंटरनल फोर्स के वजह से अपने बॉडी को पिक करते हो और अगले स्टेप पे रखते हो. सो इट इज नॉट स्टेयर दैट इज keeping you up and up. It is you yourself pulling yourself up, right? And therefore you are doing work on yourself, and your internal energy is decreasing when you reach from A to B. ठीक है? तो क्या इस केस में स्टेयर का वर्क डन है आपके ऊपर? वर्क डन बाय स्टेयर? द आंसर इज नो. ठीक है ना? जो कांटेक्ट पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रहा था वो मूव नहीं कर रहा है. लेकिन इसी का दूसरा केस लो. मान लो तुम लिफ्ट में बैठ करके चलते हो. सो व्हेन यू आर इनसाइड द लिफ्ट एंड यू मूव फ्रॉम ए टू बी, सो हैव यू डन वर्क ऑन योर सेल्फ? टेल मी, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी दिस टाइम, No, sir. हु हैड डन वर्क ऑन यू? इस बार ही आपके ऊपर, मतलब आपके फिट के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ना लिफ्ट का, और आपके ऊपर फोर्स लग रहा है और आपको मूव कराया जा रहा है. ठीक है ना? जबकि ऐसा कुछ इस केस में नहीं है. एन तो लग रहा था बट आपका बॉडी नहीं मूव कर रहा था. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेयर वाले केस में जहां पे आप प्रेस करते हो फ्लोर को, वहां पे कांटेक्ट फोर्स तो आता है, लेकिन उस कांटेक्ट फोर्स के वजह से आपका फुट नहीं मूव हो रहा है, मतलब बॉडी एज अ होल नहीं मूव कर पा रहा है. ठीक है? जबकि सेकेंड केस में हम अपना एनर्जी, लिफ्ट के केस में हम अपना एनर्जी नहीं लगाते हैं. लिफ्ट में चुपचाप बैठ जाते हैं और लिफ्ट मुझे नीचे से ऊपर उठा के ले जाता है. सो लिफ्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी एंड डूइंग वर्क ऑन मी. ठीक है? सो यहाँ पे वर्क डन बाय लिफ्ट है. यहाँ पे वर्क डन बाय लिफ्ट है एंड यू आर नॉट डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है? यहाँ पे वर्क डन बाय मैन है, जबकि यहाँ पे वर्क डन बाय मैन नहीं है, क्योंकि उसने कुछ फोर्स ही नहीं लगाया अपने ऊपर. एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ठीक है ना? तो जब कभी ऐसा कहीं सिचुएशन मिलता है जहाँ पे फोर्स लगे और वो बॉडी नहीं मूव कर रहा है, तो उस फोर्स का वर्क डन 0 हो जाएगा. ठीक है? एक और केस देखो. सपोज करो एक स्मूथ सरफेस पे ये एक आइस ब्रिक है, एंड दिस आइस ब्रिक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है ना? स्मूथ सरफेस, ये भी स्मूथ है और ये वाला भी सरफेस स्मूथ ही है. ठीक है? नाउ सपोज दैट you applied a force on the surface to stop the brick. So now you understood where is the point of application. You are applying a force at this point. Am I right or not? Yes, sir. So you are applying the force. First you tell me, is the V changing or not, decreasing or not?
यस सर, डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीज कर रहा है, किसके वजह से? सर जो हम लोग ने फोर्स लगाया। बट ये दिख रहा है यहाँ स्मूथ सरफेस है। दिख रहा है? नहीं तो सर, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन यस, नहीं हो रहे। फ्रिक्शन ही नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो वी पे कोई असर ही नहीं आ रहा है। सो माय पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज डिक्रीजिंग? आंसर इज नो। इफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो इज देयर एनी वर्क डन बाय मी इवन दो आई हैव अप्लाइड द फोर्स? आंसर इज नो। फोर्स लगाया है बट उस फोर्स का असर इस ब्लॉक पे नहीं दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स के वजह से भी पे कोई वर्क डन नहीं आ रहा है। सो वर्क डन बाय दिस एफ इज जीरो। ठीक है। हाँ, इसी का सिंपल केस लो, ये रफ सरफेस है और ये ब्लॉक है, यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, एंड इन दैट केस इफ यू अप्लाई अ फोर्स तो क्या ब्लॉक का स्पीड डिक्रीज होगा? हाँ सर। उस केस में आप कहोगे कि वर्क डन बाय फोर्स इज नॉन जीरो। यस है, और निगेटिव वर्क डन है। तो अभी समझ में आ रहा है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट द केसेज ऑफ नो वर्क डन। कब कब नो वर्क डन होता है? तो बहुत सीधा सा फंडा लगाने का कोशिश किया मैंने कि जो फोर्स लग रहा है क्या उसके वजह से बॉडी में कोई फर्क पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी? इफ नो, देन आई विल से नो वर्क डन। ठीक है, ओके। वर्क डन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट होता है, सो वर्क डन इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव। ठीक है, मतलब रिलेटिव होता है ये वर्क डन। वर्क डन इज relative in nature. Work done is relative in nature. कैसे? तो देखो, suppose this is a car or a big truck, जिसके अंदर एक ब्लॉक जो है ना वो ए से बी पे मूव करता है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो देयर आर टू ऑब्जर्वर p एंड अनदर ऑब्जर्वर q, और ये डिस्टेंस d है। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या दोनों के हिसाब से p और q दोनों के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट d ही दिखेगा या अलग दिखेगा? तो अलग दिखेगा। अलग होगा डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन अकॉर्डिंग टू p, वर्क डन अकॉर्डिंग टू p is not equals to, in fact I will say smaller than work done as observed according to q। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि q जो वर्क डन ऑब्जर्व कर रहा है ना वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और p जो वर्क डन ऑब्जर्व करेगा वो कम ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि p के हिसाब से कम डिस्प्लेसमेंट होगा और q के हिसाब से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, रीजन सेम रहेगा, जो भी फोर्स लग रहा हो, जैसे मैंने कोई फोर्स लगाया F, सो P एंड Q दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट का वजह कौन है दोनों के हिसाब से? सो दोनों के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का वजह F ही है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट अमाउंट इज नॉट सेम अकॉर्डिंग टू P एंड Q, एंड देयरफॉर द वर्क डन्स आर डिफरेंट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, दूसरा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कब लेते हो आप, मुझे पहले तो ये बताओ।
only taken from नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं? जिसमें एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो कभी आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से वर्क कर रहे होगे ना, तो उस केस में आपको स्यूडो फोर्स का भी वर्क डन लेना है. स्यूडो फोर्स क्या होता है? तो सीधा सीधा एम ए होता है. इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है. वेर एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. डायरेक्शन ऑफ एम ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्रेम. यू नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो अभी मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ. जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स को भी पिक करेंगे. हेलो सर. यस, बताओ. सर ऊपर के केस में दोनों मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा, पी से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यू से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं. यस, दोनों के हिसाब से राइट में ही तो जा रहा है. इसमें स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड नहीं है ना. देख लो. हाँ हाँ, समझा सर. यस सर. ठीक है. तो इसके वजह से राइट. So next point of discussion is कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. उसके पहले थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात कर लेता हूं मैं. ठीक है. पहले काइनेटिक एनर्जी, छोटा सा डिस्कशन है. And you know that it is half mv square. So for a particle, एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है m मास का एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. सो द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज रिटन एज हाफ mv स्क्वायर. और इसके साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है विच इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम mv. इजंट इट? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर? वेक्टर. और काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो एक पार्टिकल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? और काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं. दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम. दोनों ऊपर नीचे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ऊपर वाला टर्म p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा क्या? यस सर. So this is the relation between kinetic energy and momentum of one particle only. ठीक है. So I have a question on this basis. Find percentage change in kinetic energy if percentage increase in momentum is A 5%, B 50%. फाइव परसेंट एंड 50%. तो यहाँ पे हम मास नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम मोमेंटम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में. सबसे पहले मुझे बताओ परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? हाउ डू वी एक्सप्रेस परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. एंड चेंज का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कभी भी परसेंटेज चेंज ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब शुरू में जो वैल्यू था उसके कंपैरिजन में कितना इम्प्रूवमेंट कितना हो गया। जैसे मान लो शुरू में 100 जूल था, 100 जूल से बढ़ करके 120 जूल हो गया, तो ये हो गया फाइनल 120, और 100 क्या रह गया इनिशियल। तो क्वेश्चन ये आया कि कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया है, तो आप बोलोगे कि 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज के लिए। सो इज इट कमिंग 20%, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्या क्या समझना है हमें। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज वगैरह देता है तो ये निकालना है हमें, ठीक है, डेल्टा के अपॉन के। सर यस बोलो। सर बी 125%। बी 125 आ रहा है, राइट। सो देखो क्या करना है, मान लो इनिशियल मोमेंटम p है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, कह रहा है कि 50% से इंक्रीज कर दिया है, तो p प्लस 50% ऑफ p, है ना। सो p प्लस 0.5p विच इज 1.5p हो गया है। पहले p था, अभी 0.5p 1.5p हो गया है। नाउ वी विल गो ऑन द फॉर्मूला, डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब क्योंकि मोमेंटम के टर्म में बोला है तो मैं मोमेंटम के टर्म में लिखूं, तो p फाइनल अपॉन 2m होल स्क्वायर माइनस p इनिशियल अपॉन 2m होल स्क्वायर अपॉन p इनिशियल अपॉन 2m, लाइक दिस। सॉरी आई एम रॉन्ग, होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, केवल p के ऊपर स्क्वायर होगा ना, केवल p के ऊपर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m, लाइक दिस। ना ऊपर नीचे से pm कैंसिल आउट, 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ p फाइनल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर माइनस p इनिशियल स्क्वायर। p फाइनल इज 1.5p, so 1.5p whole square, initial is p and here is also initial p, p स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.2 का 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, दिस माइनस 1, सो इट इज 1.25, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज कमिंग 125%, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर बी पार्ट के लिए। एवरीवन गो थ्रू दिस सॉल्यूशन। इज इट ओके? अब देखो जो ए पार्ट है ना, ए पार्ट में कितना परसेंट चेंज है, 5% चेंज है। तो ये एक लंबा सा कैलकुलेशन दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो बड़े चेंज के लिए ना हमें यही मेथड अडॉप्ट करना है जो अभी किया हम लोगों ने। यही मेथड अगर मैं ए पे लगा दूं तो क्या आएगा, किसी ने सॉल्व किया है। डेल्टा के पहले तो पी इनिशियल पी लेंगे, तो पी फाइनल 5%, तो 1.05 पी आ जाएगा, चेक कर लो, पी प्लस 5% ऑफ पी, ठीक है, तो 1.05 आ जाएगा। ओके, सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेज पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। सो पी फाइनल
माइनस पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, इस तरह से लिखोगे। सो 1.05 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा ना। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सो इतना हो जाएगा, एंड हियर इज द जीरो 10.25%. माइनस 1, सो इट इज कमिंग 0.1025, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 10.2. मल्टीप्लाई करो, सो इट विल कम 10.25%. दिस इज द आंसर, राइट? नाउ आई हैव अ ऑल्टरनेट मेथड, और वह है डिफरेंशियल मेथड। alternate method for less than 10%, यूजुअली 10% से छोटा, जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तब के लिए ये मेथड फ्रूटफुल है। उससे बड़ा अगर होगा तो चेंज आना शुरू हो जाता है, एरर आना शुरू हो जाता है। एंड व्हाट इज दैट? हम लोग जानते हैं कि k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। डिफ्रेंशिएट इट, तो k का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा k, पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2p इंटू डेल्टा पी। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 2m। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें चाहिए डेल्टा k अपॉन k चाहिए। तो डिवाइड करने पे ना 2m कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी आ जा रहा है। यू कैन चेक इट आउट। नाउ ये जो 5% है, क्वेश्चन में ये जो 5% है, ये क्या दे रखा है? डेल्टा पी अपॉन पी ही तो दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2 इंटू 5 गिव्स यू व्हाट? 10%। तो ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से 10% आ रहा है, एंड ओरिजिनल मेथड से 10.25 आ रहा है। सो कंपैरेटिवली दोनों इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। सो इसके लिए ना ये वाला मेथड भी हेल्पफुल है, लेकिन केस बी के लिए ना ये वाला मेथड हेल्पफुल नहीं होगा। एक तो वो 50% है, जरा पुट करके देखो क्या आ रहा है। डेल्टा के अपॉन के इक्वल्स टू 2 इंटू 50, इट इज कमिंग 100%, जबकि उधर जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 125%। अब खुद ही सोचो, 100 रुपीज़ एंड 125 रुपीज़, इट मेक्स अ डिफरेंस। 100 एंड 101 रुपीज़, 100 और 2 रुपीज़, ये सब मोटा मोटी एक लिया जा सकता है, लेकिन 25% ज़्यादा है। सो आई कैन नॉट ट्रीट देम एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। दिस इज रॉन्ग टू से। समझ में आया क्या? सो इसलिए लार्ज डिफरेंस अगर होगा, लार्ज परसेंटेज चेंज होगा, देन दिस मेथड इज नॉट करेक्ट, एरर ज़्यादा आएगा, नॉट करेक्ट। स्मॉल चेंज के लिए ये मेथड करेक्ट रहता है। अब स्मॉल का मतलब कितना? 10% से छोटा, ठीक है ना? अभी 10% जब था ना, 5% का चेंज था, या तो एरर जो आ रहा है वो 0.25 का आ रहा है, ठीक है? तो 0.25 मतलब 10% और 10.25 लगभग एक लिया जा सकता है। जितना और छोटा होगा ये परसेंटेज चेंज, उतना ही ये वाला मेथड, डिफरेंशियल मेथड, इफेक्टिव होगा। तो याद रखोगे ये भी। ठीक है? सो दिस वाज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वो भी वन पार्टिकल के लिए। अच्छा, एक से ज़्यादा पार्टिकल हो तो क्या होगा? ये तो मेरे सिस्टम में एक ही पार्टिकल था, उसके लिए। नाउ माय नेक्स्ट केस इज
for more than one particle, अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो m1 मूविंग विथ v1, m2 would be moving with v2, m3 would be moving with v3, like this. समझ में आ रहा है? जैसे गैसियस मॉलिक्यूल ले लो, तो बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल है एक कंटेनर में. हर गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा. दे मे नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन. So if I want to write the kinetic energy of the system, so I can write kinetic energy system, that would be equals to kinetic energy 1, kinetic energy 2, kinetic energy 3 डॉट डॉट डॉट. जितना पार्टिकल रहेगा सबके काइनेटिक एनर्जी को उठा के ऐड कर दो. ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट, एंड ऑल आर पॉजिटिव. What about the momentum of the system? So is it right to write P1 plus P2 plus P3 dot dot dot? मतलब M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3. Is it right to write? क्या ये सही है लिखना? ये बताओगे? Yes. Yes. ओके. मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है? Vector. तो वेक्टर के अगर इस तरह से ऐड कर रहे हैं मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं काउंट कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो डायरेक्शन अगर नहीं काउंट कर रहे हो तो सिंपली मैग्नीट्यूड को पकड़ के ऐड करोगे. इट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि 3-4 फोर्स है, उसका अगर आप रिजल्टेंट लिखना चाहते हो तो वेक्टर सम लिखोगे या स्केलर सम लिखोगे. तो मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंटम चाहिए, तो इट हैज टू बी ओनली वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम. स्केलर सम विल नॉट गिव यू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग वन थिंग. आई एम सेइंग दैट एक बॉडी पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है. मैं पूछता हूं कि इस पे नेट फोर्स कितना है. सो व्हाट इज योर आंसर? इज इट 20 न्यूटन? No, sir. नहीं ना. सो दिस इज रॉन्ग टू से. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सिंपली P1 प्लस P2 प्लस P3 लिखना सही नहीं होता है बिकॉज ऑफ बीइंग वेक्टर. सो हमें वेक्टर सम ही लेना पड़ेगा, ठीक है? सो नीचे वाला भी स्टेटमेंट सही है, सॉरी गलत है, उसे सही करना होगा. और नीचे वाले स्टेटमेंट को सही करने के लिए क्या करेंगे? सबको वेक्टर फॉर्म में ले जाएंगे ऐसे, राइट? नाउ पीछे के केस में मैंने काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से डायरेक्ट कनेक्ट किया था, ये एक पार्टिकल के लिए था. बट क्या ऐसा कोई रिलेशन हम बना पाएंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को लेके? तो आंसर है नो, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू पी सिस्टम स्क्वायर अपॉन एम टोटल एम सिस्टम. ये नहीं हो सकता है कभी भी. आप करके देख लो, LHS को RHS को चेक करोगे तो कभी भी LHS RHS के इक्वल नहीं हो पाएगा. तो क्योंकि इक्वल नहीं हो पाएगा इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है ये केवल एक पार्टिकल पे वैलिड है, मोमेंटम काइनेटिक इक्वेशन, लेकिन सिस्टम के ऊपर वैलिड नहीं है. क्या ये बात समझ में आया सबको? आप इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एंड मोमेंटम का इक्वेशन सिस्टम के लिए लिख सकते हो, but there is no direct connection between
kinetic energy of the system and momentum of the system. Please understand this. For single particle it is okay, for a system it is not okay. So ये था मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आ रहा है और वेलोसिटी रिलेटिव होता है और इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिलेटिव इन नेचर, राइट. काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटिव. सेम एग्जांपल मैं दूंगा फिर से जो वर्क डन में दिया था. Say a man is moving inside with speed v and the car is moving with speed u. So according to P observer and according to Q observer, A का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी with respect to P इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर होगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू हाफ एम. बताओ मैन का स्पीड कितना दिखेगा क्यू को? बाहर से कितना दिखेगा? पढ़ा है ना रिलेटिव. v प्लस यू दिखेगा, है ना. कार का भी स्पीड मैन के स्पीड में ऐड हो जाएगा. सो इट विल बी v प्लस यू. सो for the same body the kinetic energy appears to be different from different frame. This is why I am saying kinetic is relative in nature. ठीक है. बाकी फॉर्मूला पता है. काइनेटिक एनर्जी में इतना ही डिस्कशन है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. On the basis of work done, we have divided conservative and non-conservative force. On basis of work done, force is divided into these parts. शॉर्ट में लिखता हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है ना. दिस इज NCF नॉन कंजर्वेटिव एंड दिस इज CF मतलब कंजर्वेटिव फोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, व्हाट इज दैट? ओके, डेफिनेशन में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, है ना.
ओके, वैसे ही समझाया जैसा मैंने तुम लोग को सिखाया। कोई कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative if work done by this force is zero in closed loop or work done do not depends on path taken but depends only on initial and final position. But depends only on initial and final position. ठीक है, एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एम आई राइट? है ना? mg का वर्क डन तो हमने प्रूफ किया है ना कि क्लोज पाथ में जीरो हो जाता है। ये भी प्रूफ किया है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंट है ओनली। ठीक है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्लोज पाथ में अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। देख लो, ये रहा। बताओ यहां पे वर्क डन फ्रॉम O to A एंड देन बैक टू O क्या आ रहा है? इज इट माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है ना? O से लेके A तक के लिए ये था वर्क डन एंड A से लेके O तक के लिए ये है वर्क डन। सो दोनों का सम टोटल क्या आ रहा है? इज इट कमिंग जीरो? एंड सो दिस इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब कभी ऐसा दिखेगा आप कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, सो फॉर दिस रीजन जितना भी नेचुरल फोर्सेस है ना वो तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि ये जो टेंशन फोर्स होता है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है, इसका क्या करेंगे हम, इसे हम कैसे लेंगे? इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? ठीक है, तो देखो टेंशन, मैंने ये एक चीज़ कंक्लूड किया था कि जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करता है फोर्स का तब तक वर्क डन इन अ क्लोज लूप जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसी ने तुम लोगों से पूछा भी था आज, है ना? सो अंडरस्टैंड दिस, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट चेंजिंग इन दैट क्लोज पाथ, इन दैट केस वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वर्क डन नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो
हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे अब नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे बस इतना ही कहना है मुझे कि ए से एक लूप जो है ऐसे चल करके वापस ए पे आ जाए और वर्क डन अगर 0 हो जा रहा है, ये पाथ 1 ले लिया, पाथ 2 ले लिया, सो हम कह रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव है, पाथ 1, पाथ 2 एंड दैट इज 0। एंड दूसरा इसका एस्पेक्ट था कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, तो ये ए है और ये बी है। नाउ यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, you can go through this path, you can go through another path like this. So there are infinite paths from which it will go from A to B, but work done in all the cases will come same. Work done in case 1 equals to work done in case 2 equals to work done in case 3, जो कि 0 नहीं होकर के कोई भी वैल्यू हो जाए, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। Do not depends on path, it depends on only initial and final position. So such forces are called conservative force. तो आगे डिस्कस करेंगे अब नॉन कंजर्वेटिव एंड ऑल पे, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। ओके गाइस, कीप ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अभी मैंने बोला है